हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं थ्योरी क्लासेस, थ्योरी लेक्चर्स बेसिकली ऑफ द इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट को। और इंडियन पॉलिटी के अंदर हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था जिसके अंदर हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, और ये पार्ट है हमारा। दिस इज़ द चैप्टर सेकेंड, दिस इज़ द चैप्टर 2। सो चैप्टर 2 के अंदर हम बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनको हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर जो हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहली चीज़ आती है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक क्या है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और लेंथीएस्ट है क्यों? क्योंकि इसके अंदर अराउंड 465 आर्टिकल्स हैं जो कि 25 पार्ट्स के अंदर एंड 12 शेड्यूल्स के अंदर डिवाइडेड है। अब यहाँ पर हम बात करें, ये तो एट प्रेजेंट की सिचुएशन है, एट प्रेजेंट सिचुएशन है ये आपकी। बट अगर जो हम बात करें जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, इन 1950 के अराउंड, तो उस समय यहाँ पर आपके जो आर्टिकल्स की हम बात करें तो अराउंड 395 आर्टिकल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स विद 8 शेड्यूल्स। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मतलब एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स में ये चीज़ें डिवाइडेड थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका यहाँ पर कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत सारे डिफरेंट एरियाज से हमने बोरो किया है। ठीक है, उसके बारे में भी हम डिटेल्ड आगे वाली स्लाइड्स में या नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, अब ड्रॉन की बात करें कि बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया था। ठीक है, और उसे रैंकिफाई किया था, जिसे वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से इसे मतलब असेंबल करके बनाया गया है। ठीक है, इसका दो पार्ट्स में बेसिकली ये डिवाइडेड है। एक होता है इसका स्ट्रक्चरल पार्ट, और स्ट्रक्चरल पार्ट जो है बेसिकली वो लिया गया है 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है, फिलोसफिकल पार्ट जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, जो कि आपके अमेरिकन, अब देखिए फंडामेंटल राइट तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, और जो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन है आयरलैंड का, या इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से हमने क्या बोरो किया है, डीपीएसपी। ये हो गया इसका फिलोसफिकल पार्ट। अब इसका पॉलिटिकल पार्ट जो है वो हमने ब्रिटिश या ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो इस तरीके से डिफरेंट एरियाज से बहुत सारी चीज़ें हमने बोरो करी हैं। दिस इज़ द सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन हम बात करें अगर जो आगे कि जो थर्ड पॉइंट है, ये ब्लेंड है विद रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। ठीक है, मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है और ही ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये एक इंटरमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन, या एक ले लीजिए कि इंटरमीडिएट सिचुएशन में आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर दो टाइप के स्पेशल मेजॉरिटी या अमेंडमेंट्स आप कह सकते हैं, टू टाइप ऑफ अमेंडमेंट आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आर्टिकल 368 के तहत लिखी गई हैं। आर्टिकल 368 के तहत दो टाइप की अमेंडमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग्स आपके होंगे, और प्लस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ की जो बात होगी वो आपको मेजॉरिटी यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। अब सेकंड होता है स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स में कोई पर्टिकुलर अमेंडमेंट किया है आपने, तो उसमें से 14 स्टेट जो है, एटलीस्ट 14 स्टेट वहाँ पे उस पर्टिकुलर मोशन को या मूव को बेसिकली पास करेंगे अपने स्टेट असेंबली के अंदर। ठीक है, अब कुछ प्रोविजंस जो हैं अमेंडमेंट के अंदर जो होते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, और जो सिंपल मेजॉरिटी से चीज़ें अमेंड की जाती हैं वो जो है वो आपका आर्टिकल 368 के तहत नहीं आती। ठीक है, मतलब आर्टिकल 368 के तहत दो चीज़ें आती हैं, एक तो स्पेशल मेजॉरिटी जो 2/3 वाली है, प्लस जो रेक्टिफिकेशन वाली मेजॉरिटी है वो, ये दो चीज़ें आती हैं आपकी बेसिकली आर्टिकल 368 के तहत। और जो सिंपल मेजॉरिटी से जो भी अमेंडमेंट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, विच विल नॉट कम्स अंडर द 368 आर्टिकल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ पॉइंट आपका यहाँ पर आता है फेडरल सिस्टम है, जिसकी विद यूनिटरी बायसेस के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर फीचर जो है वो फेडरेशन है। जैसे फेडरेशन, दैट मीन्स आप ये कह लीजिए यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब डुअल गवर्नमेंट में आपका देखिए एक सेंटर की पावर है और एक स्टेट की पावर है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो दो तरीके की आपको सरकारें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। पावर का डिवीजन आपको देखने को मिलेगा।
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जो भारत का संविधान है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में है, फॉर्मेट में है, और सुप्रीमेसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे ऊपर है। मतलब यहाँ पर अगर जो हम बात करें कि कोर्ट्स हो गए या फिर पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर यहाँ पर आपका रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान जो कहेगा वो इन सब चीज़ों को मानना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये फीचर है फेडरलिज्म का, बट साथ में फीचर यूनिटरी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि अगर जो किसी स्टेट्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके लिए जो सेंटर है, केंद्र है, वो क्या है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर हो, दोनों के लिए, या यूनियन टेरिटरी है, उन सब के लिए। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी दैट मीन्स आपकी जो लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स, या फिर आप इसे कहते हैं जिसे हम सेशन कोर्ट्स भी कहते हैं, सेशन कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। तो ये है सबसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या लो लेवल पर। उसके बाद आपके हाई कोर्ट्स आते हैं जो भी कंसर्न स्टेट्स के होते हैं। आफ्टर दैट आपका यहाँ पर आता है सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपका कोई केस अगर जो यहाँ चल रहा है, यहाँ के रिजल्ट से जो भी डिसीजन होगा आप संतुष्ट नहीं हैं, देन यू विल गो टू द हाई कोर्ट, और यहाँ से भी आप संतुष्ट नहीं है, देन यू विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, ये इंटीग्रेटेड चैनल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये बेसिकली मैं बात करूँ अगर जो गवर्नर की, तो गवर्नर एक ऐसा पद है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट के रूप में भी काम करता है। एजेंट के नाम से भी कई बार इसे डिनोट किया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है इन द स्टेट में, ठीक है। जैसे सेंटर में हम बात करें, केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरीके से राज्यों में गवर्नमेंट के ऊपर बेसिकली गवर्नर की जो है अपॉइंटमेंट की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। देन हम बात करते हैं आगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। अब देखिए, जो कार्यपालिका है वो विधायिका के तहत जो है वो उसके तहत रिस्पॉन्सिबल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सिक्स्थ पॉइंट की हम बात कर रहे हैं सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सिंथेसाइज करता है पार्लियामेंट की सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी से लिया गया है और अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी से लिया गया है, ठीक है। अभी जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई थी, न्यूज़ चल रही है बेसिकली। अगर जो मैं बात करूँ तो अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट ने, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने टैरिफ लगाया था बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर। तो उन टैरिफ्स पर जो है वो स्टे लगाने का काम किसने किया है? वहाँ की जो जुडिशरी है, ठीक है, उस जुडिशरी ने ये स्टे लगाने का काम किया है। तो बेसिकली जो सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी सिस्टम है और जो यहाँ पर पार्लियामेंट का जो प्रिंसिपल है, तो इनके बीच में जो तालमेल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये भी हम इन दो देशों से बेसिकली बोरो किया है, ठीक है। तो ये भी एक बेसिक इसका फीचर है। अगली हम बात करें इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए, इंटीग्रेटेड जो है सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है जो कि बोथ और सेंट्रल स्टेट लॉज पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर जो हम बात करें यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन अगर जो दिया किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, किसी पॉइंट को लेकर, तो वो जो जजमेंट है वो एप्लीकेबल होगी और बेसिकली कह लीजिए आप वो रेफरेंस के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के अंदर भी, ठीक है। तो मतलब ये बेसिकली इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के चीज़ों को भी ये लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है इसके अंदर, वो है इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट किसकी है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। अब देखिए, यहाँ पर जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, चाहे चीफ जस्टिस हों या फिर जो अदर जजेस हैं, उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब कि भाई अगर जो कोई जज बना हुआ है तो उसको इतनी आसानी से या सिंपल तरीके से हटाया नहीं जा सकता, उसके लिए एक क्रिटिकल प्रोसेस है, ठीक है। एक जस्टिस वर्मा का केस आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि ये मार्च के अराउंड में न्यूज़ थी, मार्च के अराउंड, तो जिसमें जस्टिस वर्मा थे एक, ठीक है, जो दिल्ली से थे आई थिंक, है ना, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। उनके घर में एक फायर लग गई थी, फायर की वजह से उनके घर में कुछ
करेंसी की वीडियोस सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल में काफ़ी ज़्यादा आई थी। तो बट यहाँ पर अभी न्यूज़ चल रही है कि शायद इनके ऊपर महाभियोग का जो प्रोसेस है वो अप्लाई होगा या लगाया जाएगा, ठीक है। बट वो फ्यूचर में होने वाली घटना है। बट ये इस तरीके से ये है कि इनके जो टर्म पीरियड है वो सिक्योर रहेगी, ताकि जब इनको अपनी जॉब की और अपनी पोस्ट की सिक्योरिटी रहेगी तभी ये प्रॉपर जजमेंट जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि है आपका फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो इसे हमने कहाँ से बोरो किया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे हमने बोरो किया है, जहाँ पर ये बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दिस इज अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 आर्टिकल ये सारे यहाँ पर आते हैं। राइट टू इक्वालिटी आपका 11 से 18 के बीच में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ ये आपका 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये 22-23 आते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28 आता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 टू 30 एंड आर्टिकल 32 दिस कम्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके बाद जो आपके 32 के बाद 33, 34 एंड 35 आर्टिकल्स है, दीज आर रिलेटेड विद द मार्शल लॉ से रिलेटेड है, ठीक है, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 31 यहाँ पर आपका जो था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे रिमूव कर दिया गया है। अब वो आपका क्या बन गया है, लीगल राइट बन गया है अंडर आर्टिकल 300A के तहत, ठीक है। चलिए इसके बाद ये आई थिंक 8th पॉइंट होगा, आई थिंक दिस वाज द 9th पॉइंट। डीपीएसपी जो हमने आयरलैंड से लिया है, हमने लास्ट स्लाइड या 2 स्लाइड पहले हमने आई थिंक डिस्कस किया था। तो ये पार्ट 4 के अंदर आता है आर्टिकल 36 टू 51 के बीच में। ये प्रिंसिपल्स जो हैं इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि एक आइडियल कॉन्सेप्ट देते हैं जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बनाने में हेल्प करेगा और इस्टेब्लिश करेगा वेलफेयर स्टेट को। वेलफेयर स्टेट का देखिए, जब कभी भी क्वेश्चन में वेलफेयर स्टेट का जो टर्म है वो इस्तेमाल होता है तो आप डायरेक्टली ये सोच सकते हैं कि वो डीपीएसपी के बारे में या डीपीएसपी के किसी पॉइंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा है, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया है या इसे कहा है उन्होंने, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं फिर हम। फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिस कम्स अंडर द पार्ट 4A और 51A का आर्टिकल जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तहत आता है। इनिशियली जब यहाँ पर हम बात करें इसका, जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये जो है 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था दैट इज़ इन 1976 के अंदर, ठीक है, उसके तहत इसको ऐड किया गया था। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो ये चीज़ें थी वो नहीं थी। इनिशियली यहाँ पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, बाद में इसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी ज्वाइन करी गई है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अब एट प्रेजेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये रिकमेंडेशन दी थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने के लिए स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की गई थी थ्रू विच रिकमेंडेशन, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें यहाँ पर सेकुलर स्टेट की। दिस इज़ द 11th पॉइंट। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। अब सेकुलर स्टेट आपने न्यूज़ में, सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा इस चीज़ के बारे में। सेकुलर स्टेट का मतलब है कि देश, स्टेट दैट मीन्स हम यहाँ पर राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंट्री की बात कर रहे हैं, दैट इज़ इंडिया और भारत, ठीक है। हम यहाँ पर इंडिया या फिर भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि देश जो है, देश का या राज्य का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा, उसके लिए सारे रिलीजन, जितने भी रिलीजन्स हैं वो सारे इक्वल होंगे, ठीक है। वाइल अगर जो हम बात करें यहाँ पर जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, वो ये कहता है कि सेपरेट करता है स्टेट को और चर्चेस को। मतलब यहाँ पर राज्य अलग हैं और चर्चेस का जो लॉ एंड ऑर्डर या उनका जो तौर तरीका है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ये चीज़ें, और ये जो वर्ड है पर्टिकुलरली सेकुलर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करेंगे। जो सेकुलर वर्ड है ये ऐड किया गया था प्रीएम्बल के अंदर 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत, ठीक है। ओके चलिए फिर आगे हम बात करते हैं दैट इज पॉइंट नंबर 12 की, ठीक है। सो 12th पॉइंट के अंदर ये बात की गई है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की। देखिए
यहाँ पर सन 1989 के पहले, ठीक है, या फिर आप राउंड फिगर में कह लीजिए, अगर जो आपको रखना है याद, तो 1990 से पहले बेसिकली कह लीजिए, ठीक है, कि ये जो वोटिंग एज थी वो थी 21 साल, और इस साल 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1988 के अंदर, जिसमें वोटिंग एज वो 18 कर दी गई थी, मतलब 21 साल से लेकर 18 साल ये चेंज किया गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि 1988 में हुआ था, और ये इनएक्ट होता है 1989 के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ध्यान रखना है। अब आते हैं हम अपने सोर्सेज के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी तक हमने बात करी सेलेंट फीचर्स की, अब हम बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं वो कहाँ से ली गई हैं। देखिए ये वाली चीज़ें हम डिस्कस तो करेंगे ही, बट आपको डायरेक्टली इन चीज़ों को बाय हार्ट करना पड़ेगा, या फिर कह लीजिए आप इसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव नो अदर चॉइस, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की 1935 के अंदर। इससे हमने क्या लिया है, फेडरल स्कीम या फेडरल स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, ऑफिस ऑफ गवर्नर ये कॉन्सेप्ट लिया है, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी के प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। फिर सेकंड आता है आपका, सेकंड यहाँ दिस इज फर्स्ट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटेन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव रिट्स या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, या बाइकैमरल सिस्टम। बाइकैमरल सिस्टम दैट मीन्स लोअर हाउस और द अपर हाउस, ठीक है, अपर हाउस लोकसभा और राज्यसभा बेसिकली। थर्ड है आपका यहाँ पर यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बारो किया है फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, बेसिकली नॉट सुप्रीम कोर्ट को रिमूव नहीं कर रहे हैं, उनके जजेस की हम बात कर रहे हैं, या हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का जो कॉन्सेप्ट है, या थ्रू द इम्पीचमेंट प्रोसेस, बेसिकली इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है, या महाभियोग जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उस तरीके से उसे रिमूव करना है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। और जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है ये भी हमने कहाँ से बारो करी है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है। आयरलैंड से हमने बारो किया है क्या, डीपीएसपी, आयरलैंड से डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ठीक है, एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसका जो चुनाव की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हमने कहाँ से बारो करी है, वो हमने बारो करी है आयरलैंड से। कनाडा की हम बात करें तो कनाडा से हमने फेडरल फेडरेशन जो कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग करता है, ये जो पावर है जिससे हमने अभी बात करी थी लास्ट स्लाइड के अंदर, लास्ट टू लास्ट स्लाइड के अंदर, कि सेंटर के पास एक स्ट्रॉन्ग पावर है, वो एक्स्ट्रा पावर्स हैं उसके पास इफ़ इन केस स्टेट्स में प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर की आती है तब, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ से बारो की थी। और जो रेसिडुअरी पावर्स हैं वो किसके पास है, सेंटर के पास है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, जो स्टेट का गवर्नर है उसकी अपॉइंटमेंट सेंटर द्वारा की जाएगी, यह कॉन्सेप्ट भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहाँ से बारो किया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है। देन हम बात करते हैं आगे ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर से हमने बात की है, ये 6 पॉइंट होगा। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए जॉइंट सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ लगता है आपके ऑर्डिनरी बिल के अंदर, ऑर्डिनरी जो बिल होगा उसमें लगेगा आपका जॉइंट सिटिंग, ठीक है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, मनी बिल है, वहाँ पर जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जर्मनी से हमने क्या बारो किया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब आपातकाल लगेगा। इमरजेंसी किस टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी हो गई, और आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी होती है। तो ये इस तरीके की जो इमरजेंसी है, बेसिकली हम बात करें ये 2 वाले की, फाइनेंशियल में तो नहीं लगता, बट हाँ फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहीं से बारो किया है। रशिया की बात करें, रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़, देखिए अभी हमने बात करी थी कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमने ऐड करी थी, ठीक है, और बाद में बेसिकली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं एट प्रेजेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहाँ से बारो किया है, रशिया से। जो आइडिया है जस्टिस, जो जस्टिस का आइडिया है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो प्रियम्बल के अंदर मेंशन्ड है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी कहाँ से बारो किया गया है, रशिया से। फ्रांस की हम बात करते हैं अगर, जो 8th पॉइंट, दिस इज द 9th पॉइंट। फ्रांस से हमने रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो प्रेम्बल के अंदर ये
वर्ड है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये और या रिपब्लिक वर्ड, ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। साउथ अफ्रीका की हम बात करें तो साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो, जो बेसिकली अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368, जो 2/3 मेजोरिटी एंड हाफ ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें, ठीक है। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। लास्ट हम बात करें 11th की, तो जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। चलिए आगे हम बात करते हैं शेड्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहला है आपका, देखिए देश के अंदर 9 शेड्यूल है, ठीक है, 9 शेड्यूल है हमारे पास इन टोटल, सॉरी 9 नहीं 12 शेड्यूल, मैं क्या बोल रहा हूँ, 12 शेड्यूल हैं इन टोटल, ठीक है, 12 शेड्यूल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन 12 शेड्यूल की बात करें तो इसमें 1 बाय 1 हम हर एक को ज़रा डिस्कस करते हुए चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल की। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो कहा गया है, जो चीज़ें मेंशन्ड है, वो नेम ऑफ द स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, और उनका जो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन्ड है। सेकंड को आप ऐसे याद कर सकते हैं, सेकंड के अंदर सैलरीज, इनॉलमेंट, प्रिविलेजेस, जो सर्टेन डिग्निटीज़ हैं या जिनकी प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा, राज्यसभा, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीएजी, इन सभी लोगों के जो सैलरीज हैं उनको किस में मेंशन किया गया है, किस में रखा गया है? सेकंड शेड्यूल के अंदर। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे हम बात करें कि देखिए सेकंड शेड्यूल में क्या है, हाई क्लास जो पीपल्स हैं या पर्सन्स हैं, ठीक है, उनको रखा गया है। अब दीज आर द हाई क्लास पर्सन्स। इसमें कौन कौन लोग नहीं हैं? देखिए एमपीज, एमएलएज या यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी मेंबर, ये लोग यहाँ पर नहीं हैं। सेकंड शेड्यूल में कौन से? जो हाई क्लास है, मतलब जो टॉप पोजीशन पर लोग हैं, उनकी यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, उनकी सैलरीज वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशनड है। आगे हम बात करते हैं थर्ड शेड्यूल की। सो थर्ड शेड्यूल के अंदर ओथ एंड अफर्मेशन की बात करी गई है। किसकी? जो देखिए अभी हमने बात करी थी ना हाई क्लास बात करी थी, उन हाई क्लास के अलावा, ठीक है, जो थे एमपीज, एमएलएज, ठीक है, ये जो लोग थे बचे हुए लोग, उन सभी को, या फिर यूनियन और स्टेट के जो मिनिस्टर्स थे, उन सभी लोगों को यहाँ पर, ठीक है, उनकी ओथ और अफर्मेशन, एमपी, एमएलएज, ठीक है, या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी, इन सब की जो ओथ है वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सीएजी है, सीएजी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये दोनों में है, सेकंड शेड्यूल में भी है और थर्ड शेड्यूल में भी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको हाईलाइट रखना है या इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन से लोग इंक्लूड नहीं है, जो उसमें थे वो लोग सारे यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल के अंदर आते हैं। फोर्थ शेड्यूल के अंदर हम बात करते हैं एलोकेशन ऑफ सीट्स। जो सीट्स हैं राज्यसभा के अंदर, यूनियन टेरिटरी या स्टेट्स के राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर्स होंगे, उनके बारे में यहाँ पर बात कही गई है फोर्थ शेड्यूल के अंदर। सबसे ज़्यादा राज्यसभा के मेंबर्स कहाँ से आते हैं? 31 आते हैं, जो कि कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं। फिफ्थ शेड्यूल की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ और सिक्स में कई बार कन्फ्यूज़न होता है। तो फिफ्थ शेड्यूल में आपका दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज़, ठीक है। अब ये एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक्सेप्ट ऑल कंट्री एक्सेप्ट द असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनको छोड़ के बाकी देश के जितने भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैं, वहाँ के शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरियाज़ को इस पर्टिकुलर फिफ्थ शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है। शेड्यूल सिक्स जो है इसके अंदर, अब देखिए यहाँ पर जो हमने सिक्स शेड्यूल है, जो हमने एक्सेप्ट किया था वहाँ पर, मतलब उसको हटाया था, वो सारी चीज़ें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वो आती हैं ट्राइबल एरियाज़ की, स्पेशली सिक्स शेड्यूल के अंदर। सेवन्थ शेड्यूल के अंदर आता है डिवीजन ऑफ पावर्स। जो पावर का डिवीजन बेसिकली यूनियन लिस्ट है, जिसके अंदर 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट है 61 सब्जेक्ट्स, कनकरेंट लिस्ट 52 सब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एट्थ शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर एट्थ शेड्यूल बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है, जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ओरिजिनली ये 14 थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, नाउ इट इज़ ऑफ 22 एट प्रेजेंट, ठीक है। एट प्रेजेंट हम बात कर रहे हैं 2025 तक, ठीक है, जिस टाइम में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके अंदर तो 14 तो थी ये पहले,
92nd अमेंडमेंट जब हुआ था तो बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी जाती है अक्सर। 71st अमेंडमेंट जो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, कोंकणी, मणिपुर एंड नेपाली ऐड की गई है, और 96th अमेंडमेंट से उड़िया लैंग्वेज यहाँ पर ऐड ऑन करी गई है। ठीक है, तो दिस इज़ द 8th शेड्यूल। अब हम आते हैं 9th शेड्यूल के ऊपर। 9th शेड्यूल जो है वो आता है आपका फर्स्ट, ये जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद ये सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, जिसके तहत 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। और 9th शेड्यूल आपकी बात करता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में या अदर मैटर्स जो कि प्लेस किए गए थे स्टेट और सेंटर के द्वारा। और ये फर्स्ट अमेंडमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1951 में, जिस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिस इज़ द 9th शेड्यूल। 10th शेड्यूल की हम बात करें तो 10th शेड्यूल जो है वो 52nd अमेंडमेंट जो 1985 में आया था उसके तहत इसे ऐड किया गया था, जिस इज कॉल्ड एज अ एंटी डिफेक्शन लॉ, या इसे हिंदी में कहा जाता है दल बदल कानून। ठीक है, क्वेश्चन 11th जो शेड्यूल है दैट इज़ रिलेटेड विद द 73rd अमेंडमेंट 1992 में, जो कि पंचायत से संबंधित है, जो 29 सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है पंचायतें। और ये आती हैं आपकी आर्टिकल 243 से लेकर 243G तक। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। ठीक, इसके बाद आता है हमारा 12th शेड्यूल, और 12th शेड्यूल भी आपका 74th अमेंडमेंट था जो कि 1992 में हुआ था, जो कि कुछ पावर्स को ट्रांसफ़र किया गया था किसको, म्यूनसिपैलिटीज़ को, जिसके अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ 18 सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है, जो कि इसके बाद आपकी चीज़ें यहाँ पर आपको स्टार्ट होती हैं, देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हमने बात करी थी इनिशियली, कितने पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट, बट हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे हम उन पार्ट्स की जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका लागू हुआ था। तो सबसे पहला पार्ट है जो कि पार्ट 1 है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 101 से लेकर 4 के बीच में है। सिटीजनशिप पार्ट, ये भी पार्ट्स के बारे में भी कई बार वनडे एग्जाम्स में, एसएससी, रेलवे या किसी अदर एग्जाम्स में भी डायरेक्टली पूछा जाता है। तो पार्ट 2 है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी नॉट एक्ट, दैट इज आर्टिकल, सिटीजनशिप का आर्टिकल है 5 से 11 के बीच में। फंडामेंटल राइट्स आपका 12 से 35 है, डीपीएसपी 36 से 51 है। और फिर पार्ट 4A आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A। पार्ट 5 यूनियन आता है, और यूनियन का आर्टिकल है 52 से 151 के बीच में। और पार्ट 6 आता है आर्टिकल 152 से 237, जो कि आपका स्टेट है, स्टेट सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिलेंगे। पार्ट 7 में आता है, जो कि बेसिकली पार्ट 7 रिपील कर दिया गया है, बेसिकली इसे कहा जाए तो रिमूव कर दिया गया है और डिलीट कर दिया गया है, बेसिकली डिलीट कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के 7th अमेंडमेंट जो 1956 का था। पार्ट 8 जो है ये आपका यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात करता है, 239 टू 242 के आर्टिकल से रिलेटेड। और पार्ट 9 जो है वो पंचायत है, 243 टू 243O। पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटीज़ 243P टू 243ZG तक। और पार्ट 9B जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, 243H से लेकर ZH से लेकर, नॉट ZH, ठीक है, ZH से लेकर ZT तक। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये है पार्ट 9B। पार्ट 9 के 3 पार्ट्स हैं, 9 और AB एंड AB। ठीक है, तीनों है। पार्ट 10 पर आते हैं। पार्ट 10 जो है वो बात करता है आपका शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, जो कि 244 से लेकर 244A आर्टिकल तक के बीच में आते हैं। पार्ट 10, पार्ट 9 10 के बाद 11 है रिलेशनशिप, जो है यूनियन और स्टेट्स के बारे में, जो कि आर्टिकल 254 से 263 के बीच में आर्टिकल्स हैं। पार्ट 12 जो है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, सूट्स, ये सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि 264 टू 300A के बीच में आपको मिलते हैं। पार्ट 13 है जो कि ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो 301 से लेके 302 के बीच में आता है। पार्ट 14 जो सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट आते हैं, वह के 308 से 324 के बीच में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर आपका यूपीएससी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। पार्ट 14A जो ट्रिब्यूनल्स हैं, आर्टिकल 323A टू 323
ठीक है, ये आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे ट्रिब्यूनल्स के लेकर। एंड इलेक्शन का पार्ट है, ये भी कई बार पूछा गया। इलेक्शन का पार्ट जो है वो पार्ट 15 है, जो कि आर्टिकल 324 से 329 ए तक आता है। और पार्ट 16 जो है स्पेशल प्रोविजन, जो सर्टेन क्लासेस के लिए है, 330 से लेकर 342 तक। और पार्ट 17 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, 343 टू 351 नंबर आर्टिकल तक ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपके डाटाज हैं जिन्हें आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको ये सब चीज़ें याद हो पाएंगी। पार्ट 18 जो है वो आता है इमरजेंसी प्रोविजंस, जो आर्टिकल 352 टू 360 के बीच में है। पार्ट 19 आता है, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि 361 टू 67 के बीच में। पार्ट 20 आता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 368 का हिस्सा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट पूछा जाता है कि पार्ट 20 या अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट के अंदर आती है। पार्ट 21 टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस जो है वो 369 टू 392 के आर्टिकल के बीच में आता है। एंड पार्ट 12 शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट या अथॉरिटिव डायरेक्ट टेक्स्ट जो है बेसिकली हिंदी के बेसिकली, जो कि आर्टिकल 393 और 395 ये बेसिकली क्या किए गए हैं, रिपील कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो दीज आर द बेसिकली इसके बाद हम कुछ टर्म्स को बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका जो टर्म रहेगा, दैट इज सबसे पहला जो टर्म है वो रहेगा आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो कई बार इन टर्म्स का मीनिंग या इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें कई बार पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, तो थोड़ा सा इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है बेसिकली इसे ये कहा जाता है, ये एक रेशनल या फिर रेशनल एंड दिस इज अ रेशनल एंड फेयर ट्रीटमेंट। फेयर ट्रीटमेंट जो कि रहेगा अंडर जुडिशियल प्रोसेसिंग के अंदर। जो जुडिशियल प्रोसेसिंग होगी या अंडर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें यहाँ पर फेयर और रेशनल ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि जब कानून के सामने कोई भी व्यक्ति जाएगा या कोई भी केस आएगा तो वहाँ पर पक्ष विपक्ष नहीं देखा जाएगा, वहाँ पर ये देखा जाएगा कि भाई कानून के हिसाब से कौन व्यक्ति सही है कौन गलत है। ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, एक तरीके से कहा जाए तो इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, सेकेंड टर्म है एक आपका दूसरा रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये जो टर्म है, तो रूल ऑफ लॉ जो ये टर्म है ये स्टेट करता है गवर्न को, मतलब राज्य चलेगा कैसे उसके बारे में बात करता है। और राज्य कैसे चलेगा, राज्य चलेगा लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है वो कोई भी राज्य या कोई भी देश है वो वर्क करेगा, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इसके यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं रूल ऑफ लॉ के, जैसे कि आप कह सकते हैं एसेसिबल जस्टिस होगा या जस्ट लॉ, ओपन गवर्नमेंट या अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अंदर थर्ड वर्ड आपका आता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये जो वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड बेसिकली इसकी जड़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूटेड है इसकी। और इसके अंदर ये है कि मैंडेट किया गया है कि लॉ जो है वो इनेक्ट किया जाए प्रॉपरली, जो कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस से बनकर आया है और वो आम पब्लिक तक पहुंचाया जाए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। ठीक है, एक टर्म आपको देखने को मिलेगा इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इट मीन्स जो भी सिटीजन हैं, आइदर जो अमीर है या गरीब है, मिडिल क्लास है, हायर क्लास है, वट एवर जो पर्सन है, ठीक है, एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अदर कुछ एक्सेप्शंस, लिमिटेड एक्सेप्शंस को छोड़कर जितने भी सिटीजन्स हैं, ठीक है,
बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो अदालत के सामने या कानून के सामने क्या है, इक्वल रहेंगे। एक टर्म आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका जो मतलब रहता है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर सपोज कर लीजिए कि कोई मतलब कोई घटना घटती है, तो उस समय जो एक आम आदमी है उसको बचाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक रिच पर्सन या फेवरेबल पर्सन है उसको बचाना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इस सेशन के अंदर या इस चैप्टर के अंदर इतना ही पार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका प्रीएम्बल रहेगा उसके अंदर हम नेक्स्ट आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।